नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो यूजी एंट्रेंस की परीक्षा है, पीजी एंट्रेंस की परीक्षा है या पीएचडी एंट्रेंस आप देने जा रहे हैं, नेट की परीक्षा आप दे रहे हैं, इन सब परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी ये लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज आज जिस टर्म पे हम चर्चा करेंगे दैट इज द मीडियम इज द मैसेज। द मीडियम इज द मैसेज, इस टर्म को दिया मार्शल मैकलुहान जी ने। जी हाँ, एक फिलोसोफर या कम्युनिकेशन साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट आप कह सकते हैं, एक बहुत ही ऐसी शख्सियत जिनका मास कम्युनिकेशन के फील्ड में, खासकर जो थियरीज हैं उसके फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बहुत से कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, बहुत सी टर्म्स हैं जो इन्होंने दी है, जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन आज इस लेक्चर में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है द मीडियम इज द मैसेज। सबसे पहले हम मार्शल मैकलुहान जी का एक थोड़ा सा परिचय हम जान लेते हैं, उनसे परिचय कर लेते हैं। मार्शल मैकलुहान was a Canadian philosopher whose work is among the cornerstone of the study of media theory। जैसा कि हमने बताया, मीडिया थियरी जो है उस क्षेत्र में इनका काम जो है बहुत शानदार रहा है। इन्होंने वो बहुत सी ऐसी चीजें पहले प्रेडिक्ट की, पहले उन चीजों के बारे में बताया जो आने वाले 20, 30, 40, 50 साल बाद हुई, और आज इवन आज हम उन चीजों को घटते हुए देख रहे हैं इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। लेकिन ये इतने विजनरी रहे कि इन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनको पहले से बता दिया और आज वो हमारे सामने हो रही हैं, खासकर संचार के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, द मीडियम इज द मैसेज, ग्लोबल विलेज जिस टर्म के बारे में आपने बहुत सुना होगा, हॉट एंड कूल मीडिया, वर्ल्ड वाइड वेब जिस पे आज सारी दुनिया एक तरह से टिकी है, हमारा जो ज्ञान का भंडार है, आप कोई भी आपको जानकारी लेनी होती है तो उसको तुरंत आप क्लिक करते हैं, गूगल करते हैं। लेकिन इसकी जो कल्पना जो है मार्शल मैकलुहान जी ने बहुत पहले कर दी थी, तो इतने विजनरी वो थे, खासकर संचार के क्षेत्र को लेकर के। He studied at the University of Manitoba and the University of Cambridge. He began his teaching career as a professor of English at several universities in the United States and Canada before moving to the University of Toronto in 1946, where he remained for the rest of his life। यानी जो टोरंटो यूनिवर्सिटी है, 1946 में जब वो वहाँ गए, उससे पहले इन्होंने इंग्लिश प्रोफेसर के तौर पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, और उसके बाद जो है मास कम्युनिकेशन पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया, और वो हमारे सामने है, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने है। मैकलुहान वाज वन who predicted world wide web almost 30 years before it was invented। He also studied how popular culture persuades people। जैसा कि हमने बताया, एक विजनरी आदमी थे, इन्हें पता था कि फ्यूचर में किस तरह से कम्युनिकेशन होने वाला है, मास कम्युनिकेशन होने वाला है, किस तरह से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया को प्रभावित करने वाली, इन सब बातों का उन्हें अंदाजा था। और ये अंदाजा उन्हें ऐसे ही नहीं था, सुपरफिशियल नॉलेज नहीं थी, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड ग्राउंड्स इनके अपने तर्क थे, इनके अपने रिसर्च वर्क था, जिससे इन्होंने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन की कि ऐसा फ्यूचर में होने वाला है और टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या योगदान रहने वाला है। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा लेक्चर है, द मीडियम इज द मैसेज। मैकलुहान coined the term the medium is the message in the first chapter in his book Understanding Media, the Extensions of Man। 1964 में ये बुक लिखी गई, अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशंस ऑफ मैन, जिसकी बहुत चर्चा होती है। इस पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, बहुत से नेट में भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि एक तरफ किताबें दी जाती हैं, एक तरफ उनके राइटर दिए जाते हैं जो मास कम्युनिकेशन की फील्ड के हैं, और उनको मैच करना होता है कि ये पुस्तक किसने लिखी। तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस पुस्तक के सामने मार्शल मैकलुहान जी का जो आंसर है वो आपको टिक करना होता है। तो ये टर्म उन्होंने द मीडियम इज द मैसेज अपनी इस पुस्तक में कॉइन की, या इस टर्म को, इस फ्रेज को उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके बाद ये जब लोगों ने इसको पढ़ा, ये चर्चा में आई, और जिस टर्म को जब कम्युनिकेशन के फील्ड में प्रैक्टिकली लोगों ने यूज किया तो माना कि कितनी ये शानदार टर्म है और कम्युनिकेशन की फील्ड में इसका कितना योगदान है। द मीडियम इज द मैसेज, ये टर्म, ये फ्रेज ये कहती है कि फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन द चॉइस ऑफ मीडियम इज एज इंपॉर्टेंट एज द कंटेंट। Choosing the wrong medium may not yield the desired results despite having a good message। The medium is the message जो कॉन्सेप्ट मार्शल मैकलुहान जी ने दिया है, इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन में
आप जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप मीडियम को दरकिनार नहीं कर सकते। जब आप मैसेज डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको मीडियम को प्राथमिकता देनी पड़ेगी और अपना जो कंटेंट है वो भी उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप मीडियम का चयन करते हैं तो आपको ये देखना कि आपकी ऑडियंस कौन है, और आप ऑडियंस के हिसाब से मीडियम का चयन करते हैं और मीडियम के हिसाब से फिर आप कंटेंट बनाते हैं। बिकॉज हर मीडियम की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर मीडियम की एक डिमांड अलग होती है, अपने जो कंटेंट की अलग डिमांड होती है। तो मीडियम को आप दरकिनार करके या मीडियम को अनदेखा करके कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में नहीं सोच सकते। तो मार्शल मैकलुहान जी ने कहा है कि माध्यम ही संदेश है, यानी जो मीडियम है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अहम रोल प्ले करता है। ईच मीडियम इज यूनिक एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग जो संचार के माध्यम है, जैसे आप रेडियो ले लीजिए, टेलीविजन ले लीजिए, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, ये जितने भी जनसंचार के माध्यम है इन सब की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। जैसे रेडियो है, तो रेडियो को जो व्यक्ति एक तरह से जिसको सुनना है रेडियो को, लेकिन उसमें सुनने की क्षमता नहीं है, तो रेडियो का मीडियम वो नहीं सुन सकता, उससे इफेक्टिव नहीं होता। वो दिखाई दे सकता है तो हो सकता है वो देखने वाला मीडियम, जैसे टेलीविजन का मीडियम है, विजुअल वहां से वो ले सकता है, ट्रेडिशनल मीडिया है जहाँ पे वो विजुअल ले सकता है। अब कोई इंसान हो सकता है बिल्कुल इलिटरेट है, उसको पढ़ना नहीं आता, आप उससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी नहीं हो पाएगा। बिकॉज हर मीडियम की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, हर मीडियम की अपनी कुछ खास बातें हैं, और हर व्यक्ति के लिए या हर एक तरह से जो जिसको मैसेज आप देना चाहते हैं, हर एक के लिए हर एक मीडियम जो है कामयाब नहीं हो पाता है। अगर आप छोटे बच्चों से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आपने इंग्लिश के बड़े बड़े न्यूज़पेपर में वो बात कह दी, तो हो सकता है वो 8 या 10 साल के बच्चों ने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को पढ़ते ही ना हो। तो जो मीडियम का चयन आप करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, वो बहुत मायने रखता है। बिकॉज हर मीडियम की अपनी ज़रूरतें होती हैं, हर मीडियम का अपना कंटेंट होता है, हर मीडियम की अपनी एक ऑडियंस होती है। बिकॉज हर मीडियम अपने आप में यूनिक होता है। और सक्सेसफुल पीआर कैंपेन, एड कैंपेन, प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, रिसर्च ऑन मीडियम इज मस्ट। अगर आप कोई पीआर कैंपेन करना चाह रहे हैं, आप पीआरओ हैं और आपको एक जनसंपर्क अभियान चलाना है, तो आपको जनसंपर्क अभियान के लिए आप जब कंटेंट बनाएंगे, हो सकता है कोई आप स्लोगन लिख रहे हैं, आप प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, आपने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया, कुछ भी किसी भी जरिए आप एक सक्सेसफुल पीआर कैंपेन चलाना चाहते हैं, आप एक एड कैंपेन चलाना चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं विज्ञापन आते हैं, एक ही प्रोडक्ट को लेकर के अलग अलग तरह के विज्ञापन आते हैं, आप देखते हैं। तो एड कैंपेन, आप लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, या कोई गवर्नमेंट की स्कीम है जिसको आपको पहुंचाना है एज ए पीआरओ या गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो आपको उस मीडियम पे भी काम करना पड़ेगा जो मीडियम आपकी ऑडियंस इस्तेमाल करती है। सपोज करो आप महिलाओं के लिए कोई योजना चला रहे हैं, या कोई कैंपेन आपका है जो फीमेल बेस्ड है, फीमेल पे फोकस्ड है, तो आपको उस मीडियम की स्टडी करनी पड़ेगी जिस मीडियम को सबसे ज्यादा वो लोग इस्तेमाल करते हैं, महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, और फिर ये देखना पड़ेगा वो मीडियम ये इस्तेमाल करती हैं और उस मीडियम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको अपना मैसेज जो है उसी सांचे में ढालना पड़ेगा, वैसा ही डिजाइन करना पड़ेगा जैसा उस मीडियम की डिमांड है। इससे आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। यानी सारी बातों का लबोलबाब ये है कि आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, यानी प्रभावी संचार के लिए, अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए आपको माध्यम के हिसाब से अपना कंटेंट डिजाइन करना होगा और माध्यम को समझना होगा, बहुत जरूरी, उस पर रिसर्च करनी होगी। 2-3 उदाहरण मैं आपके बीच लेकर के आया हूं, इन उदाहरणों के जरिए आप इस कॉन्सेप्ट को शायद अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। पहला उदाहरण है, थ्री इडियट्स एक फिल्म रिलीज हुई, 2009 में एक फिल्म रिलीज हुई, राजकुमार हिरानी जी इसके डायरेक्टर है, आपने देखी होगी। तो जो ये फिल्म रिलीज हुई, ये फिल्म बात करती है देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस तरह की खामियां हैं, या कुछ टैबूज बने हुए हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, या जब हम अपना करियर चुनते हैं तो हर तरफ से प्रेशर रहता है। कुछ लोग दूसरे लोग होते हैं जो हमारा करियर डिसाइड कर लेते हैं, या हम एक दूसरे का देखा देखी कोई भी कोर्स चुन लेते हैं। यानी हो सकता है हमारा उस चीज में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन हमारे पड़ोसी का बच्चा अगर वो कर रहा है तो हम कर लेते हैं। हो सकता है पेरेंट्स का दबाव है, सोशल प्रेशर। लेकिन ये फिल्म जो ये मैसेज देती है कि हर बंदा अपने आप में एक यूनिक है, उसकी अपनी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उसकी अपनी अंदर अंदर की कुछ क्वालिटीज होती हैं। जैसे हो सकता है एक ही बाप के 3 बेटे हैं, एक हो सकता है बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर हो सकता है, एक बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि वो तीनों एक ही चीजों को चुने, बिकॉज वो सारे जो है स्पेशल है, अलग अलग उनमें क्वालिटीज हैं। तो जैसा उनका इंटरेस्ट है, जहां पे वो एक्सेल कर सकते हैं, जहां पे वो अच्छा कर सकते हैं, उनको वो चुनने दीजिए। और कभी भी ये फिल्म संदेश देती है, सक्सेस के पीछे मत भागिए, आप एक्सीलेंस के पीछे भागिए। यानी आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड करनी है,
फिर जो सक्सेस है वो आपके पीछे दौड़ के चली आएगी। अभी फिल्म बहुत देखी गई, बहुत ज़्यादा इसने बिजनेस किया, जने जने की जुबान पे ये फिल्म है, हर व्यक्ति की जुबान पे ये फिल्म है। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मैसेज को बड़े अच्छे तरीके से दिया और बड़ी तारीफें मिली। और उसके बाद हम देख लें सोसाइटी में आज चेंज आ रहे हैं कि हो सकता है एक बिजनेसमैन का बेटा है, वो भी हो सकता है उसके बिजनेस को संभालने की बजाय अपनी पसंद से कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई अपना हो सकता है स्टार्टअप शुरू कर रहा है, अलग ही कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है। तो एक चेतना आई समाज में, चर्चा की लोगों ने, और आज ये फर्क है कि लोग ट्रेडिशनल जो एक तरह से एजुकेशन है उसको लेने की बजाय जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कि इस क्षेत्र में भी कुछ किया जा सकता है। तो ये संदेश देने के लिए जो डायरेक्टर ने माध्यम चुना वो सिनेमा का चुना, और सिनेमा फिर उसमें ट्रीटमेंट। आप इस कहानी को बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया, इसमें ह्यूमर भी था, इसमें इमोशंस भी थे, सारी चीजें थी। और क्योंकि पूरा परिवार बैठ करके सिनेमा हमारे यहाँ देखता है, उसमें दादा पापा बेटा सारे लोग होते हैं, और वो सारे बैठ करके इस फिल्म को देखते हैं, और ये सारे लोग ही डिसीजन लेने वाले होते हैं कि बेटे को बेटी को क्या पढ़ाना है हमने। तो डायरेक्टर ने सबसे अच्छा कनेक्ट किया। अगर यही चीज वो एक आर्टिकल के माध्यम से, एक अच्छे अखबार में आर्टिकल के माध्यम से करता तो शायद इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो ये इतने अच्छे तरीके से संदेश इसीलिए गया क्योंकि न केवल उन्होंने इसके लिए अच्छे मीडियम का इस्तेमाल किया, सिनेमा का इस्तेमाल किया, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम है, और केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में, बहुत से देशों में इसको बड़े अच्छे तरीके से देखा गया, सराहा गया, और ये मैसेज वो है बड़ा अच्छे तरीके से गया और इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन्होंने किया। बिकॉज मीडियम का अच्छा चयन किया, साथ में कंटेंट अच्छा था, और कंटेंट उस मीडियम के अनुरूप उन्होंने ढाला। तो इसलिए ये मैसेज जो है बड़ा अच्छे तरीके से गया। तो हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध रेडियो से बहुत ज्यादा है। जब हरित क्रांति आई 1960s में, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है MS स्वामीनाथन जी को। लेकिन इस मैसेज को जो किसानों तक कम्युनिकेट किया गया उसमें रेडियो ने बहुत अहम भूमिका निभाई। आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया रेडियो के जो है पूरे देश में, दिल्ली के अलावा और भी बहुत से रीजनल स्टेशन हैं, अलग अलग बोलियां भाषाएं हैं, साउथ की तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, राजस्थानी बोली अलग है। तो क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा जो मैसेज देना था वो किसानों को देना था, बिकॉज वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर थे ग्रीन रेवोल्यूशन को कामयाब बनाने में। अल्टीमेटली खेती उनको करनी है, तो कैसे उनको खेती करनी है, कौन से यंत्र इस्तेमाल करने हैं, क्या टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे, कैसे खेत को तैयार करना है, बीज का रोपण कैसे करना है, किस तरह से बीज को एक तरह से उसका उपचार करें, कैसे देखभाल करें। यानी जितनी भी हरित क्रांति की जो स्कीम थी, ये जो योजना थी, इसको कामयाब बनाने के लिए जो जो भी किया जाना था, उसमें साइंटिस्ट तो प्लान कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली किसानों को वो चीज करनी थी, और ये बात किसानों तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। इसलिए जो हरित क्रांति के जो प्लानर थे उन्होंने रेडियो को एज ए मीडियम इसमें चुना, बजाय कि अखबार के। उस अखबार, क्योंकि किसान हो सकता है अखबार पढ़ते ही ना हो सकता है बहुत से ऐसे किसान थे जो इलिटरेट हो। टेलीविजन उस वक्त इतना ज्यादा होता नहीं था, बड़े बड़े शहरों में या टेलीविजन होता था, गांव में दुर्लभ ही कहीं टेलीविजन होता था, बिजली हो सकता है इतने संसाधन नहीं थे। और तो ऐसे में क्योंकि किसान जो है, रेडियो काफी पहले हमारे देश में आ गया था, और किसान आप देखते हैं खेत में जब फसल को काट भी रहा होता है, जुताई कर रहा होता है, तो हो सकता है हल पे भी उसके वो अपना रेडियो रखा हो और वो फोक सॉन्ग सुन रहा होता है, और जो किसानों के प्रोग्राम आते हैं वो रेडियो पे सुन रहा होता है। रेडियो एक ऐसा मीडियम है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हमारे किसान करते हैं, तो उन्होंने रेडियो के जरिए सबसे ज्यादा संदेश प्रेषित किए, और हरित क्रांति कामयाब हुई। और खास बात क्या रही, जो कंटेंट डिजाइन किया गया, जैसे मैंने कहा जो रीजनल अलग अलग रेडियो चैनल आपने देखा, हमारे यहाँ हरियाणा में रोहतक है, कुरुक्षेत्र है, हिसार है, इसी तरह देश के दूसरे हिस्सों में अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में AIR के लोकल चैनल हैं। तो उन्हीं भाषाओं में, किसानों की भाषा में भी साइंटिस्ट ने बात की, एक्सपर्ट्स बुलाए, और तभी जाके किसानों ने इस बात को अच्छे तरीके से समझा और इम्प्लीमेंट किया, और ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे सामने है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जनसंचार का माध्यम जो रेडियो है उसका सही इस्तेमाल करते हुए मैसेज को कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया गया, और अपनी प्लानिंग में या अपना जो एक तरह से मिशन था उसमें कामयाबी हासिल की गई। अगर हम बात करें, एक वैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप आज यूथ को वाटर कंजर्वेशन की मैसेज देना चाहते हैं, जल बचाने के मैसेज देना चाहते हैं, आज ज्यादातर जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, जितना भी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं। हो सकता है वो रेडियो, जो ट्रेडिशनल रेडियो है वो ना सुनता हो, जो AIR के अलग अलग जो स्टेशन है उनको ना सुनता हो सकता है न्यूज़पेपर भी वो जो हार्ड कॉपी हमारे घर में आते हैं, हो सकता है बड़ा तबका ना पढ़ता हो उसको। टेलीविजन भी हो सकता है आज वो ना देख करके फोन तक सिमट गए हो, फोन की स्क्रीन तक सिमट गए हो, लेकिन सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप यूथ, जो कि इतना बड़ा हिस्सा हमारे देश का है, तबका है, अगर आप उनको मैसेज देना चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए वाटर कंजर्वेशन का मैसेज देंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। अब सोशल मीडिया का जो कंटेंट है
वो अलग तरीके की डिमांड करता है। अखबार में हो सकता है आपको बहुत बड़े आर्टिकल्स लिखने पड़े, सोशल मीडिया पे आपको हो सकता है एक 10 सेकंड की वीडियो, एक 4 लाइन का बड़ा अच्छा ट्वीट, या एक जो भी सोशल मीडिया का जो कंटेंट है, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे रील्स वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, तो आपको पता है कि आपका जो जिसको आपको मैसेज देना है, टारगेट ऑडियंस है, वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। आपने रिसर्च के जरिए पता किया, आपने उसी प्लेटफॉर्म पर अपना मैसेज कन्वे किया और उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपना कंटेंट आपने डिज़ाइन किया और उन लोगों तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से आप उसको जोड़ पाएंगे ऑडियंस को और उसको आपका फायदा मिलेगा। यानी कहने की बात यह है, इन तीनों उदाहरणों के जरिए हमने समझा कि हमें जब भी कोई इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो हम हमारी ऑडियंस को दरकिनार नहीं कर सकते। वो कौन है, उन पे स्टडी करना जरूरी है। साथ ही ये पता लगाना जरूरी है कि हमारी ऑडियंस जो टारगेट ऑडियंस कौन से माध्यम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। फिर उस माध्यम को समझना जरूरी है कि उस माध्यम पर किस तरह के संदेश, किस तरह का कंटेंट जाता है और इसके हिसाब से आपको अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने मिशन में या कम्युनिकेशन की जो स्ट्रेटेजी उसमें कभी आप फेल नहीं होंगे। और यही मार्शल मैकलुहान जी कहना चाह रहे हैं, द मीडियम इज द मैसेज के जरिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की मार्शल मैकलुहान जी के एक खास टर्म के बारे में, द मीडियम इज द मैसेज। इसी तरह की कुछ और टर्म्स के बारे में उन्होंने जो कम्युनिकेशन के फील्ड में दी है, हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।